हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। भाई ये हमारा आपके कहे अनुसार चौथा सैम्पल पेपर। 3 पहले हमने बनाई थी 3 सैम्पल पेपर की वीडियो, ये है चौथी हमारी 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई ये वीडियो। तो ये पंचवटी में कौन सा समास है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। जहाँ पंचवटी संख्या और समूह का बोध हो जाए वहाँ पर क्या द्विगु समास होता है। पंचवटी 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं आएगा द्विगु। ठीक है। नरेश में कौन सी संधि है, गुण संधि नियम के अकॉर्डिंग। भाई नर जमा में ईस, नर ए आखिर का वर्ण होता है जो इसका ए। ठीक है। नर का क्या है, अंतिम वर्ण होता है ए, और ईस में ई, ए और ई बनकर क्या बना रहा है, ए बना रहा है। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा नरेश। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द अनवुज। उपसर्ग बताइए अभिलाषा। अभी और लासा 2 शब्द से मिलकर बना होता है। लासा क्या है भाई, ये क्या है, लासा है भाई इसमें ये मूल शब्द। ठीक है। और अभी क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है। अभिलाषा, तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा अभी। प्रत्यय बताइए लालिमा। लालिमा में क्या, ईमा प्रत्यय है। ठीक है। सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का क्या है, प्राचीन। ठीक भाई, आया समझ। अब ये आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताइए। सामने की वस्तु चुराना। अब जैसे कहते हैं ना आँख का काजल चुराना कोई छोटी बात थोड़ी ना, तो ऐसे ही कह रहा है कि जैसे आँख से काजल चुराना मुश्किल बात है, ऐसे ही सामने की वस्तु चुराना। ठीक है। यहाँ पे अब आएगा छंद से क्या अभिप्राय है। छंद भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है घूम फिरा कर। छंद वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या में प्रयोग से यदि आह्वान उत्पन्न होता है तो ऐसे विन्यास को छंद कहते हैं। छंद के अंगों में चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, कर्म, गण, गति, यति और तुक मुख्य अंग हैं। चरण सम भी हो सकते हैं और विषम भी। ठीक है भाई, सम और विषम दोनों हो सकते हैं संख्या। विकारी शब्द, अब ये नेक्स्ट अगला विकारी शब्द चुनिए इनमें से। रमणीय, गाय, काला, आप, उतना, धीरे धीरे। तो ये है भाई इसमें से विकारी शब्द हैं आपका रमणीय, आप, गाय, काला, उतना, सर्व। ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वाक्य प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक। अब ये भी उत्प्रेक्ष अलंकार हमने बताया पहले भी। उत्प्रेक्ष मैंने अलंकार की ट्रिक भी डाली थी। और उत्प्रेक्ष अलंकार का क्या शाब्दिक अर्थ है, अनुमान अर्थात संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। भाई एक उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब बताया था उसमें मानो, मनु, जानो, जनु कहीं है, अब मानो आ रहा ना। यहाँ कुंद्रत अर्जुन उपमेय है, उसमें सागर उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्ष अलंकार है। जनु अर्थात मानो शब्द इसका सूचक है ना भाई। इसमें ये शब्द आए, ये क्या है, ये बता रहे हैं, संभावनाएं बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, ये नियम के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये रहा मानो, मनु, जानो, जनु। मानो आ गया भाई। अगर आपको हिंदी भी नहीं पता चल रही है इसकी पंक्ति का, तो मानो ये ट्रिक के अनुसार भी आप कर सकते हो। व्याकरण में शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बनते हैं, उसी के अनुसार अर्थ देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द विकारी और अविकारी 2 तरह के होते हैं। विकारी वे शब्द होते हैं जिनके वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक, अभी भाई पहले ही करवाया था अभी जस्ट। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते समय भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। अब ये आ गई भाई आपकी निबंध इम्पोर्टेंट, जो जितने भी निबंध हैं मैं इनका आपको बता दूंगी कौन कौन से, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर। अब ये भाई खंड है, इस क्षितिज काव्य खंड के आधार पर ये कुछ प्रश्न हैं 1 नंबर के, इनका उत्तर देना। गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया था, भाई आप सभी को पता, कृष्ण। तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया, परशुराम जी के लिए। आपको पता ही है भाई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है भाई ये। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप किसे कहा, मन को। किसका स्पर्श पाषाण पिघल गया होगा, भाई ये मुझे डाउटिंग लग रहा है। वैसे तो बिटिया दे रखा है इसमें, ये मुझे सही नहीं लग रहा कुछ। संगतकार का कार्य क्या होता है, मुख्य गायक के साथ स्वर साधने वाला। ये उसमें बताया था एक संगतकार होता है मुख्य, उसके पीछे पीछे जो छोटे संगतकार हैं वो उसका साथ देते हैं। तो संगतकार का कार्य क्या होता है, मुख्य गायक के साथ स्वर साधने वाला, जो उसका साथ दे। मधु
संपर्क में शामिल नहीं होता। क्या नहीं, घी दही शहद को छोड़कर तेल बच जाता, तो तेल। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न। अब भाई यहाँ कुछ लाइनें दी होंगी आपके किसी पार्ट से, उन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और फिर जवाब देना। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। अब भाई ये इसमें ये लाइन 2 ताजे चिकने खीरे। अब कई बार आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें बोलेंगे कि कितने ताजे खीरे थे, 2, 4, 3, 5, कुछ ऐसा। तो आपको याद रखना इन खीरों की संख्या क्या 2 है। ठीक है भाई। पाठ और लेखक का नाम आप सभी को पता है, ये लखनवी अंदाजा, लेखक हैं यशपाल। इसका भी भाई जीवन परिचय करा दिया हमने। लेखक जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन की स्थिति थी क्या थी, लेखक ने क्या किया। लेखक जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन चल रही थी। लेखक ने चलती हुई ट्रेन में सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा देखा। उस डिब्बे को खाली समझकर उसमें क्या थोड़ा सा दौड़कर चढ़ गए। अगला क्वेश्चन, लेखक अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया। लेखक का अनुमान था कि जिस डिब्बे में वह चढ़ रहा वह डिब्बा खाली है, किंतु उनके अनुमान के विपरीत वह डिब्बा खाली नहीं था। उसके एक बर्थ पर क्या एक व्यक्ति बैठा था। लेखक ने डिब्बे में किसी और किस स्थिति में देखा। लेखक ने डिब्बे के एक बर्थ पर लखनवी नवाब जैसे एक भद्र पुरुष को पालती मारकर बैठे हुए देखा। उन सज्जन के सामने तौलिए पर 2 ताजे और मुलायम खीरे रखे थे। कितने में संख्या देख लो, 2 हैं। अगला है, लेखक ने डिब्बे में बैठे हुए सज्जन के विषय में क्या सोचा। लेखक ने डिब्बे में बैठे हुए सज्जन के विषय में सोचा कि उस डिब्बे में अचानक कूद आने से उन सज्जन की एकांत साधना में विघ्न पड़ गया है। मतलब लग रहा कि अड़चन हो गई है जैसे उनके आने से। उसे लगा कि शायद वे सज्जन भी उसी तरह किसी कहानी की रूपरेखा बनाने में डूबे हुए हैं, अर्थात उन्हें उसके द्वारा देखे जाने पर संकोच हो रहा था कि वो खीरे जैसी मामूली वस्तु खा रहा है। ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये पद्यांश है भाई, कविता में से कुछ ये लाइनें ली गई और ये लाइनें इस प्रकार है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें भाव सौंदर्य करना है। इन पंक्तियों का छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखित है भाई। विचलित कविता आत्मकथ्य की यह अंश है, उनके मन की दुविधा को प्रकट करता है। प्रेमचंद्र जैसे मित्र का अनुरोध है कि वे अपनी आत्मकथा लिख दें, परंतु कवि को संकोच होता क्या कि उसे नहीं लगता कि वे इतना महान है कि उसकी आत्मकथा लिखी जाए। भाई कहते कि महान लोगों की आत्मकथाएं लिखी जाती है, बट यहाँ पर क्या कवि अपने आप को महान नहीं मान रहे। कवि को लगता कि आत्मकथा लिखने का अर्थ है अपने जीवन की असफलता, निराशा, मूर्खताओं को याद करना, मित्रों परिजनों के व्यवहार पर भी सच्चाई लिखना कठिन काम है। कह रहा है अपनी तो मैं लिखूंगी, साथ में ही मुझे अपने मित्रों और परिजनों के बारे में भी लिखना पड़ेगा। सौंदर्य क्या, रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है। पद्यांश की शब्दावली तत्सम तद्भव युक्त है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शैली आत्मकथात्मक है। मेरी भूली आत्मकथा तथा थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में मानवीकरण अलंकार है। मेरी मौन में अनुप्रास है, मैं की आवृत्ति हुई है भाई। कवि की विनम्रता स्पष्ट है। ठीक है। कवि के अनुसार फसल क्या है, ये आगे से कविता में फिर से भी कुछ क्वेश्चन दिए। एक ये है कवि के अनुसार फसल क्या है, और पहला ये कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। छायावादी कवि प्रकृति के अन्य पुजारी हैं, मतलब वो बहुत कुछ मानते हैं, कवि प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, उनके पुजारी हैं वो। निराला को भी फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत प्रतीत होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर का अलौकिक प्रकाश प्रकृति के कण कण में समाया, कवि उसे लेकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता और आनंदित होता है।
प्रकृति का असीम सौंदर्य समेट लेने में उनकी दो आंखें असमर्थ है। वो कह रहा मेरी तो ये दो आंखें भी कम पड़ रही हैं। कवि ये दूसरा है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कविवर नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं जो मानवीय श्रम मतलब जो मानव कार्य करता उसकी गरिमा को समझते हैं। फसल जब खेत में तैयार खड़ी रहती है तो उसे देखकर कवि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। कवि के अनुसार फसल मनुष्य के परिश्रम लगन का फल है। उसे उगाने में प्रकृति का जादुई सहयोग भी प्राप्त हुआ है। फसल मानव और प्रकृति के सहयोग का मधुर फल है। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये खंड ग, ये भी क्षितिज का गद खंड है। इसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर है भी, इनका जवाब देना। आग के आविष्कार के पृष्ठभूमि में मूल तत्व क्या है? पेट की ज्वाला। भाई दे बारूद सौर ऊर्जा बढ़ावन के लिए तो करा नहीं है। आग का आविष्कार क्या होता है? जब मनुष्य खाना नहीं खा पा रहा था अच्छे से, तो तब उन्होंने क्या है, पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए आग का आविष्कार किया। खां साहब की एक रीढ़ कितने मिनट में गीली हो जाती थी? खां साहब की एक रीढ़ कितने मिनट में गीली हो जाती थी? 15 से 20 मिनट में। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा हुआ था? खीरे। महानगर की फ्लैट प्रणाली ने हमारा जीवन कैसा बना दिया भाई? संकुचित, असहाय और असुरक्षित। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? खेती बाड़ी करते थे भाई। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट। ठीक है भाई, ये रहा 2 फुट। अब ये गद्यांश को पढ़कर भाई कुछ क्वेश्चनों के फिर से जवाब देने। काशी आज भी संगीत के, ये किससे लिया गया भाई? नौबत के खाने से है। ये सारा प्रसंग आपको पढ़ना है, इनके आंसर देने। पाठ और लेखक का नाम आपको पता ही है। पाठ है नौबत के खाने में इबादत और लेखक है यतीन्द्र मिश्र। फिर वो कह रहा है आज की काशी कैसी है? तो आज की काशी में संगीत के स्वरों से जागती हैं और संगीत की थपकियाँ उसे सुलाती हैं। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादक की प्रभाती काशी को जगाती है। तीसरा, काशी में मरण मंगल क्यों माना गया है? काशी में मरना इसलिए मंगलमय माना गया है क्योंकि यह शिव की नगरी है। यहाँ मरने से मनुष्य को शिवलोक प्राप्त हो जाता है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब मरने को बुरा नहीं माना गया, कहे कि यह तो शिव की नगरी है, अब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। काशी के पास कौन सा नायाब हीरा था? काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर का नायाब हीरा था जो अपने सुरों को काशी में प्रेम रस बरसाता रहा है। उसने सदा काशी वासियों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। काशी आनंद कानन कैसे है? काशी को आनंद कानन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ विश्वनाथ विराजमान है, भोले शंकर। उनकी कृपा से यहाँ सदा आनंद मंगल की वर्षा होती रहती है। विभिन्न संगीत सभाओं का आयोजन से सदा उत्सवों का वातावरण बना रहता है, इसलिए यहाँ आनंद ही आनंद छाया रहता है। ये क्वेश्चन भाई, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए जहाँ भी कोई भी उत्सव अथवा समारोह होता है। ये भाई पहला, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? सॉरी भाई, तो ये क्वेश्चन पढ़ दिया था बट ये है, इसका है ये आंसर। जहाँ भी कोई उत्सव अथवा समारोह होता है तब सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि सुनाई देती है। इन समारोह में बिस्मिल्लाह खां से तात्पर्य उनकी शहनाई की गूंज से हो जाता है। उनकी शहनाई की आवाज़ लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। गंगा तट, बालाजी का मंदिर, बाबा विश्वनाथ जी अथवा संकट मोचन मंदिर, सर्वत्र प्रभाती का मंगलमय स्वर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का ही होता है। समस्त मांगलिक विधि विधानों के अवसरों पर भी यही वाद्य मंगल ध्वनि का परिवेश प्रतिष्ठित कर देती हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि नायक कहा गया है। पान वाले का रेखा चित्र, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से कैसा था भाई? मोटा था। उसकी आंखें हंसती, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता था तो तोंद क्या है, गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। यह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार का पान खाने से उसके दांत कैसे हो गए? लाल काले हो गए। ये भी भाई ऑप्शन में आता, जैसे खीरे का बताया था, लाल काले हो गए थे, लाल पीले हो गए थे, नीले पीले, ऐसे ऑप्शन देते हैं भाई वो आपको। तो आपको लाल काले याद रखना। जब कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को वो नीचे की ओर थूकता था। उसकी इसी आदत
उसकी ऐसी आदत बन गई थी, पानवाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था। वह मन का अच्छा था और इसलिए कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनते ही उसकी आंखों में उदासी के भाव प्रकट हो रहे थे। ये भाई कृतिका से लिए गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर। इनमें से कोई एक करना है तो हम ये कर लेते हैं, अच्छा लगता है हमें ये क्वेश्चन भाई हमारा। माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। बाप की अपेक्षा बच्चे की भावनाओं को अधिक समझ लेती है, अच्छे से समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार तो दे देता है, पर क्या है एक बाप, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वह विपदा के समय क्या है, पिता के पास नहीं जाकर अपनी माँ के पास जाता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ाव रखता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते। संगति विशेषकर बच्चा तो अपने जैसे साथियों की संगति अवश्य चाहता है, क्योंकि उनके बिना उनकी अटखेलियाँ मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। वे अपनी संगति में आकर, मतलब संगति मीन्स अपनी उम्र के जो लोग हैं ना, जिनके आचार विचार हमसे मिलते हों, कहते हैं जैसी संगति वैसा ही आदमी हो जाता है। तो भोलानाथ क्या है, बच्चा और वो अपने उम्र के बच्चों के साथ ही रहकर क्या है, खुश होता है, सारे दुख भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। एक भाई ये क्वेश्चन है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक संपन्न दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? आविष्कार तो है ही, बट क्या है, अब इनके दुरुपयोग भी बताने। आज विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव का संहार करने में व्यस्त है, मतलब नुकसान पहुंचाना चाह रहा है एक इंसान दूसरे को। विज्ञान का दुरुपयोग करके नेपाल बम, एटम बम, हाइड्रोजन, नेपाल में भाई है ना, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स तथा अनेक ऐसे विनाशकारी अस्त्र बनाए जा रहे हैं जिनके संसार क्षण भर में नष्ट हो सकता है, मतलब सारा संसार ही खत्म हो जाए। विज्ञान द्वारा अनेक विषैली गैसें तैयार की जा रही हैं। इन गैसों से किसी भी देश की जलवायु को विषाक्त करके, मतलब विषैला बुरा, लोगों को समाप्त किया जा सकता है। विज्ञान का दुरुपयोग करके डुबकिनी किश्ती का निर्माण हो रहा है, जिसकी चोट से बड़े बड़े समुद्री जहाज पलों में समुद्र में डूब जाते हैं। इनके साथ साथ विज्ञान का दुरुपयोग लोगों को आलसी, निकम्मा और कैसा भाई, चरित्रहीन आदि बनाने में भी हो रहा है। विज्ञान के नए प्रयोग मनुष्य को हिंसा और अनेक क्रूरवृत्तियों की ओर धकेल रहा है। भाई ये आ गया हमारा ये आदर्श जीवन मूल्य पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर है। इन्हें भाई मैं अलग से करा दूंगी। हिंदी का सारा हो गया, इसमें व्याकरण वर्ग की भी हो गया, गद्य भी आ गया, पद भी आ गया, सारा कुछ करा दिया है। और मैं वो पत्र और जीवन परिचय रह जाता वो हम अलग से कर लेती हूँ। तो कृपया ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको ये देखनी है अच्छे से। थैंक यू।